चलो स्टार्ट करते। एक बार पिछली बार का रिवाइज कर देता हूँ, बहुत लोग एब्सेंट थे ना। देखो लास्ट टाइम हम लोग ने नया चैप्टर चालू किया, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। अब इसमें हुआ क्या? देखो जैसे कि x प्लस वाई रेज टू एन, ठीक है, दो टर्म्स है x और y। अभी कोई भी पावर रहेगा, समझो n, यहाँ पे n की जगह पे 10 रहे, 20 रहे। अब हम लोग ने स्कूल में कहा था कि x प्लस वाई का क्यूब, 4 का भी अपने को पता नहीं था, हम लोग को सिर्फ पास्कल ट्रायंगल मालूम था। पास्कल ट्रायंगल मालूम है? स्कूल में किया है कि नहीं किया है? ऐसे रहता था ना, 111, 1 प्लस 1 क्या होता है? 2, तो 1 2 1, इधर 1 प्लस 1 2 रखने का और बाजू में 1 1, तो ये क्या हो गया? a प्लस बी द होल स्क्वायर। यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर 2 प्लस 1 कितना होता है? 3, 2 प्लस 1 क्या होता है? 3, इधर पे 1 इधर पे 1, क्या हो गया ये? a प्लस बी द होल क्यूब। फिर 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, इधर पे 1 इधर पे 1, ये क्या है? a प्लस बी द होल रेज टू क्या होता है? 4, है कि नहीं? तो यानी तुम यहाँ पे 1 to 1 दिया है, अगर 1 to 1 दिया है, a प्लस बी द होल स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? a का पहले पावर मैक्सिमम रखने का, एक कम करने का, और सीधा a रेज टू क्या हो गया? 0। फिर b का जो पावर है इधर से बढ़ा के छोटा करते जाने का, यानी पीछे से छोटा करने का। तो यहाँ पे क्या हो गया? बी स्क्वायर, बी और बी रेज टू क्या हो गया? 0। एनीथिंग रेज टू 0 इज व्हाट? 1। तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, बीच में प्लस है तो ये इधर पे क्या आएगा? प्लस। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अब सेम चीज अगर a माइनस बी रहेगा, हाँ, a माइनस बी रहेगा तो पहला प्लस, बीच में क्या आएगा? माइनस, फिर इधर क्या आएगा? प्लस, यानी ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे ना, है कि नहीं? वैसे ही 1 3 3 1, तो वैसे ही करने का, 1 3 3 1 लिख दिया। अब पहले a पहला टर्म है, a क्यूब a स्क्वायर a रेज टू 0, 3 2 1, पावर देखो, पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। b का यहां से छोटा करने का, b3 b2 b रेज टू 0, बीच में प्लस है, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे पास्कल ट्रायंगल से तुम a प्लस बी द होल रेज टू 4 भी कर सकते हो। चलो बता दो, a प्लस बी द होल रेज टू 4 क्या हो जाएगा? a प्लस बी द होल रेज टू 4 क्या होएगा? 1 4 6 4 1। अब चलो चालू हो जाओ, a रेज टू 4 a क्यूब a स्क्वायर a रेज टू 0, b रेज टू 4 b क्यूब b स्क्वायर b रेज टू 0। तो ये क्या हो गया? a रेज टू 4 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b रेज टू क्या हो गया? 4। तो ये चीज हम लोग ने स्कूल में देखा था, पास्कल ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पास्कल ट्रायंगल। तो जितना भी चाहिए उसका कर सकते हो, लेकिन अगर मैं 10 दूंगा तो थोड़ी मैं 10 तक करते जाऊंगा, कितना बड़ा बनेगा ना, तो उसके लिए कोई तो फॉर्मूला रहना चाहिए, ठीक है? तो अब इसका फॉर्मूला कैसे कर सकते हो? देखो, x प्लस वाई रेज टू एन क्या रहता है? एन सी 0, एक्स रेज टू एन वाई रेज टू 0, फिर क्या रहेगा? एन सी 1, एक्स रेज टू एन माइनस 1 वाई रेज टू 1, फिर क्या आएगा? एन सी 2, एक्स रेज टू एन माइनस 2 वाई रेज टू 2, फिर एन सी 3, एक्स रेज टू एन माइनस 3 वाई रेज टू 3। ये स्टोरी चलता रहेगा कब तक? जब तक एन सी एन नहीं हो जाता। एक्स रेज टू एन माइनस एन वाई रेज टू क्या हो गया? एन। तो मतलब अगर मुझे यहां पे x प्लस वाई द होल रेज टू 4 करना है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा? n कितना है? 4, क्या हो जाएगा? 4c0 x रेज टू 4 y रेज टू 0, फिर क्या आएगा? 4c1 x रेज टू 4 माइनस 1 3 y रेज टू 1, फिर क्या आएगा? 4c2 x रेज टू 2 y रेज टू 2, फिर 4c3 x रेज टू क्या आ जाएगा? 1 y रेज टू 3, और लास्ट वाला क्या रहेगा? 4c4 x रेज टू 4 माइनस 4 y रेज टू क्या हो गया? 4। अब तुमको इसका तो फॉर्मूला पता है, तो चाहिए ना तुमको, स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होता है तो अलग से निकाल लिया करो। तो देखो 4c0 क्या होता है फॉर्मूला? एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है?
एन सी आर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यानी बेसिकली यहां पे अगर मैं तुमको बोल रहा हूं 4C0, तो क्या करोगे 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, कितना हो गया 1, समझे ना, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। फिर 4C1 क्या होता है 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1, कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। तो यानी 4 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4, ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया 4। फिर ऐसे ही तुम क्या निकालोगे 4C2 क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया 4 3 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 2 जा कितना आया 6, और ऐसे ही तुम 4C3 निकाल लो, समझाइए। और 4C3 क्या हो जाएगा 4, है कि नहीं, इसको भी निकालोगे तो क्या निकलने वाला है 4। अब इतना हमेशा निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक है, हर एक चीज निकालने की जरूरत नहीं है। तुमने कॉम्बिनेशन में एक प्रॉपर्टी देखा था, कॉम्बिनेशन में कौन सा था एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। यानी अगर मैं तुमको बोल रहा हूं ना 4C0 निकालो, तो 4C0 किसके साथ सेम रहेगा 4C4 माइनस 0, किसके साथ सेम है 4C4, इसका और इसका वैल्यू सेम आने वाला है, ठीक है। तो इधर पे 4C0 का कितना आया था अपना 1, तुम अगर 4C4 भी निकाल के देखो कितना आने वाला है 1 ही आने वाला है। ये देखो फॉर्मूला से करोगे तो इधर पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, कितना आया 1, समझे ना, तो सेम ही होने वाला है। तो एनसीआर इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर। सेम चीज अगर तुम 4C1 कर रहे हो किसके साथ सेम है 4C3, और 4C2 तो 4C2 ही रहेगा ना, समझा, क्लियर हुआ। तो जो लोग लास्ट टाइम नहीं थे, तुम लोग को इतना समझा या नहीं समझा, तो ये वो फॉर्मूला है जिससे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो पहले ये लिख लेना जो लोग एब्सेंट थे। चलो आगे जाते हैं, ये लिखा तुमने फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वाला 1 प्लस एक्स रेस टू एन, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही कवर कर रहा हूं। 1 प्लस एक्स रेस टू एन क्या आएगा 1 प्लस एक्स रेस टू एन। तुम यहां पे नोटिस करोगे, यहां पे पैटर्न में क्या नोटिस करोगे, NC0 y रेस टू 0, NC1 y रेस टू 1, NC2 y रेस टू 2, NC3 y रेस टू 3, है कि नहीं। यहां पे जो यहां पे रहता है वही y के साथ रहता है, यहां पे 1 है तो y के साथ 1 है, यहां पे 2 है तो y के साथ 2 है। तो यानी यहां पे ज्यादा तकलीफ नहीं होती। NC तुम जो भी लिख रहे हो 1 लिख रहे हो तो y के साथ 1 होगा, 2 लिख रहे हो तो y के साथ 2 होगा। लेकिन यहां पे इसको याद रखना, एक एक कम करते जाना है। यहां पे 0 तो n माइनस 0, यहां पे 1 n माइनस 1, यहां पे 2 n माइनस 2, 3 तो n माइनस 3, और यहां पे n रहेगा तो क्या रहेगा n माइनस n, समझाइए। अब यहां पे 1 प्लस एक्स रेस टू n है, 1 प्लस एक्स रेस टू n क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेस टू n। तो 1 का तो देखो NC0 1 a रेस टू n, फिर क्या रहेगा x रेस टू क्या रहेगा 0, बराबर ना। लेकिन तुम ही सोचो 1 के ऊपर कितना भी पावर तुम लिखते जाओगे कुछ मतलब है क्या, वो हमेशा क्या रहने वाला है 1, तो वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा ना। तो मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे NC0 x रेस टू 0, NC1 x रेस टू 1, NC2 x रेस टू 2, ऐसे करके NCN x रेस टू n लिख सकता हूं ना। तो ये प्रॉपर्टी को, ये वाला चीज ना याद रखो, बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो गंदे नंबर रहेंगे ना, तो पहले वाले नंबर को हमेशा कॉमन निकाल लेने का, तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा सॉल्व करना, ठीक है। यानी अगर समझो मेरे को x प्लस वाई रेस टू n है, इसको भी ऐसे टर्म्स में करना है, तो क्या कॉमन लू मैं x, तो x अगर बाहर आएगा तो क्या आएगा बाहर x रेस टू n 1 प्लस वाई बाय एक्स रेस टू n। कितने लोगों को ये पार्ट नहीं समझा, ये मैंने x बाहर लिया तो x रेस टू n बाहर आया, सबको समझा एक, बस बाकी सबको समझा ना। तो मतलब बेसिकली अरे इधर पे देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो यानी तुम यहाँ पे अगर a निकालोगे तो यहाँ पे पावर क्या है 2, तो a जो भी आना चाहिए वो कौन सा पावर निकलना चाहिए a रेस टू 2 ना। तो अगर यहाँ पे x प्लस वाई रेस टू n है, पावर कितना है n, तो तुम इसके अंदर से कुछ भी निकालोगे तो वो उतना पावर होके निकलेगा ना, समझा कि नहीं। तो ये x रेस टू n 1 प्लस वाई बाय एक्स द होल रेस टू n, समझे। तो ये क्या हो जाएगा x रेस टू n। अब यहाँ पे तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या होएगा NC0 y बाय एक्स रेस टू 0, NC1 y बाय एक्स रेस टू 1, NC2 y बाय एक्स रेस टू 2, और ऐसे करते करते जब आगे बढ़ोगे किधर पहुंचोगे NCN
y बाय एक्स रेज टू एन। अब तुम्हें लग रहा रहेगा पहले वाले से ये वाला आंसर अलग है, नहीं, तुम अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज बनने वाली है, कुछ अलग नहीं बनेगा, समझे ना। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं, क्योंकि तुम अगर समझो y बाय एक्स रेज टू जीरो क्या होता है 1, यहाँ पे x रेज टू n से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा nc0 x रेज टू n। यहाँ पे y बाय एक्स रेज टू 1 है, तुम x रेज टू n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जब तुम इधर पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होने वाला है x रेज टू n y बाय एक्स। तो इधर पे एक x है, इधर पे रेज टू पावर n है, तो इधर से ये और ये कैंसिल, यानी n में से एक कम हो जाएगा ना। तो कैसे लिखोगे इसको, nc1 x रेज टू n माइनस 1, और यहां पे क्या रहेगा y। तुम्हारा सेकेंड टर्म इधर पे वही है ना, किधर गया, ये देखो सेकेंड टर्म यही है ना, nc1 x रेज टू n माइनस 1 y रेज टू 1, यहां पे भी तो वही आया nc1 x रेज टू n माइनस 1 y रेज टू 1। क्लियर हुआ। तो तुम्हें चाहिए तो इस टर्म में कन्वर्ट कर लो, इजी पड़ता है। तो ये भी एक पार्ट लिख लेना, सिर्फ मेन वाला पार्ट लिख रहे तो इतना फटफट लिख दो ताकि पूरी तरह ब्लैंक ना बैठो आज। इसका एक क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आता, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिन, अरे पीएनसी बहुत इंपॉर्टेंट था, बट ये ठीक है। x प्लस वाई रेज टू एन x माइनस वाई रेज टू एन क्या हो जाएगा, माइनस कितना होने वाला है nc1, सेम यहां पे प्लस n माइनस टू वाई रेज टू 2, इधर पे माइनस, ऐसे करते करते जो भी लास्ट टर्म होगा। तुम अगर इन दोनों को, मेरे को बताओ, तुम अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो x प्लस वाई रेज टू एन प्लस x माइनस वाई रेज टू एन क्या हो जाएगा, ये दोनों तो क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी पहला टर्म कैंसिल, तुम आगे जाओगे तो तीसरा टर्म भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेंगे क्या सिर्फ इवन टर्म्स ना, यहाँ पे 0 वाला, फिर इधर पे 2 4 6 8, तो यानी सबको दो दो बार ना, तो ट्वाइस nc0 x रेज टू n, nc2 x रेज टू n माइनस 2 y रेज टू 2, फिर क्या आएगा nc4 x रेज टू n माइनस 4 y रेज टू 4। करेक्ट है, समझा। और अगर इन्हीं दोनों टर्म्स को मैं माइनस करूंगा तब क्या होने वाला है, ये अगर माइनस होंगे तो ट्वाइस कितना हो जाएगा nc0 x रेज टू n माइनस 1 y रेज टू 1, क्योंकि अगर मैंने इधर पे माइनस कर दिया तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या रहेगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस। तो सिर्फ कौन से टर्म्स बचेंगे, सिर्फ ऑड टर्म्स, सिर्फ क्या बचेंगे ऑड टर्म्स। तो फिर ये कितना हो जाएगा nc3 x रेज टू n माइनस 3 y रेज टू 3, फिर क्या रहेगा nc5 x रेज टू n माइनस 5 y रेज टू 5। तो ऐसे करते हुए आगे बढ़ोगे, समझा ना। तो प्लस कर रहे तो इवन टर्म्स, माइनस कर रहे तो ऑड टर्म्स, ठीक है। तो ये भी फट से लिख दो। फिर कौन सा टर्म देखा था हम लोगों ने, आरथ टर्म ना, अगर तुमको किसी टर्म ढूंढना है तो उसके लिए फॉर्मूला तो क्या था एनसीआर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर। दूसरे क्लास, ऊपर वाला क्लास मालूम है ना तुमको 205, उधर पे एक बार मैंने स्क्रीन चालू किया तो शिवम सर का फोटो बैकग्राउंड में, उनके कॉलेज के टाइम का किसी ने एकदम लगाया हुआ था, जो भी फ्रेंड रहा हुआ इंस्टाग्राम पे उसने निकाला, ठीक है, और बैकग्राउंड पे डाल दिया। तो जिधर भी जाओ शिवम सर ने कब्जा किया हुआ था स्क्रीन के ऊपर। अभी भी जाओगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, उनका एक फोटो आ ही जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, अब देखो मेरे को कोई भी nth टर्म ढूंढना है। अब जैसे कि यहां पे ये कौन सा टर्म है t1, ये कौन सा टर्म है t2, ये कौन सा टर्म है t3, यानी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे करके मेरे पास ये लास्ट वाला टर्म क्या रहेगा tn, बराबर ना। अब मैं तुमसे बोलूं कि मेरे को फोर्थ टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, है कि नहीं। तो nth टर्म के लिए
या तो rth टर्म बोल दो। rth टर्म के लिए जैसे कि मैं अगर तुमको बोलूं T4 निकालना है तो T4 के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, बाकी लोग बोलो। NC क्या हो जाएगा 3, क्या रहेगा a रेज टू n माइनस 3 b रेज टू क्या रहेगा 3। समझे? तो अगर समझो तुमको मैंने बोल दिया जो भी टर्म बोला यहां पे, जो भी तुम यहां पे देखो यहां पे 1 है तो 1 के लिए यहां पे क्या आ गया NC0 एक कम, यहां पे 2 है सेकंड टर्म तो यहां पे क्या आएगा NC1, यहां पे थर्ड टर्म एक कम, कौन सा आया 2। समझे ना? क्लियर हुआ? और यहां पे जो भी टर्म रहेगा जैसे कि यहां पे ये nth टर्म है तो यहां पे बेसिकली 1 2 t n प्लस यानी n+1। तुम जितने भी देखोगे टर्म्स, तुम a प्लस बी द होल स्क्वायर में नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहते हैं 3, a प्लस बी द होल क्यूब में नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहते हैं 4, a प्लस बी द होल रेज टू 4 तुमने जब देखा था कितना थे 5, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या रहेगा n+1 रहेगा। समझे ना? नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेगा अपना n+1 रहेगा। तो जब भी तुम जो भी वैल्यू निकाल रहे हो वो क्या रहेगा एक कम ही रहने वाला है ना। समझा कि नहीं समझा? तो वैसे ही अगर मैं यहां पे फॉर्मूला बनाने जाऊं तो ये क्या हो जाएगा TR+1 NCR a रेज टू n माइनस आर b रेज टू आर, जहां पे n इक्वल्स टू R+1। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे आएगा, बहुत जगह पे मतलब बहुत ही ज्यादा जगह पे, हर जगह पे बैठा रहेगा ये। a plus b the whole raised to 100, find 37th टर्म। एक एग्जांपल लिख लो, a plus b the whole raised to 100 है, 37th टर्म बताना है। तो जो लोग नहीं थे कल, सॉरी लास्ट लेक्चर में, तुम लोग बताओ। तो 37th मतलब कैसे हो जाएगा, कितना आएगा 36 प्लस 1 ना, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा NCR, n कितना है 100, C व्हाट इज R 36, a रेस टू क्या हो जाएगा 100 माइनस R यानी 100 माइनस 36, और यहां पे b रेस टू क्या हो जाएगा 36। तो a रेस टू 100 माइनस 36 कितना हो गया 64। तो a रेस टू 64 100 C 36, ये कितना हो जाएगा b रेस टू 36। चलो आगे जाते हैं। ये होने के बाद और क्या किया था हम लोग ने, बस इतना ही था, फाइंड द कांस्टेंट टर्म, वो सब ठीक है, वो सब सम्स नहीं करने जाएंगे। तो जो लोग एब्सेंट थे लास्ट, तुम लोग को इतना समझा ना कैसे करते हैं। चलो आज का लेक्चर चालू कर सकते हैं। सबसे पहला सम, पहले सम जो एक दो इंपॉर्टेंट टाइप के वो कर लेते हैं। In the expression the whole raised to n if sum of odd terms b e and sum of even terms dq find prove that, सबसे पहला वाला पार्ट है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर द होल रेज टू n। पहले तो क्वेश्चन लिख लो।
चलो सॉल्व करते हैं इसको। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द एक्सप्रेशन ऑफ x प्लस ए द होल रेज टू n इफ सम ऑफ ऑड टर्म्स क्या है p और सम ऑफ इवन टर्म्स क्या है q। ठीक है, तो हमको बोला है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले तो एक चीज ढूंढ लेते हैं, x प्लस ए रेज टू n क्या होता है, x प्लस ए रेज टू n nc 0 a रेज टू n b रेज टू 0 nc 1 क्या हो जाएगा a रेज टू n माइनस 1 b रेज टू 1 nc 2 a रेज टू n माइनस 2 b रेज टू 2। ऐसे करते करते लास्ट वाला पार्ट क्या है ncn a रेज टू n माइनस n b रेज टू n। ये वाला टर्म कौन सा है t1, ये t2, ये कौन सा है t3। ऐसे करते करते गए हम लोग लास्ट में। ठीक है, अब यहां पे सम ऑफ ऑड टर्म्स क्या बोला इसने p है, तो मतलब p का पार्ट मेरा क्या हो जाएगा t1 प्लस t3 प्लस t5 t7 ऐसे करके आगे। सम ऑफ इवन टर्म्स क्या हो जाएगा t2 प्लस t4 प्लस t6 प्लस t8 ऐसे करके आगे रहेगा ना। समझा कि नहीं समझा, यानी x प्लस ए रेज टू n दो चीजों से बना हुआ है, किससे p और q से, बराबर ना। तुम अगर नोटिस करने जाओ, मैं पहले t1 t3 ये सबका ग्रुप एक साथ रख लेता हूं और वो सबको मैं क्या बोल दूंगा p। मैं t2 t4 t6 को एक साथ रख सकता हूं, वो सबको क्या बोल दूंगा मैं q। समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इतने पार्ट में किसी को कोई डाउट है क्या, ये कैसे हुआ। सिर्फ हमने ऑड को साथ मिलाया, इवन को साथ मिलाया, जिधर भी ऑड खड़े वहां पे p बोल दिया, जहां पे भी इवन खड़े उनको क्या बोल दिया q बोल दिया। ये क्लियर है। अब x माइनस वाई द होल रेज टू n क्या हो जाएगा, सेम चीज है, बस बीच में क्या आने वाला है माइनस, ऑल्टरनेट साइन फ्लक्चुएट होता रहेगा ना। तो ये t4 इधर पे t5 ऐसे करके गए, समझा। अब मैं ग्रुपिंग कर देता हूं, सारे ऑड टर्म्स को ला देता हूं, t3 t5 ये लोग गए, फिर माइनस इधर पे क्या आएगा t2 t4 t6 t8 ऐसे करके। तो अब यहां पे देखो ये माइनस है, ये t4 भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा क्या होगा अंदर का साइन। तो अब ये क्या है मेरे को बताओ माइनस क्यू है कि नहीं। तो ये क्या आया x माइनस ए द होल रेज टू n, करेक्ट ना। अब ये दोनों मैंने निकाला क्यों, रीजन है इसका राइट हैंड साइड में बैठा हुआ, क्या दिया है राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल रेज टू n। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, बेसिकली यहां पे क्या दिया है माइनस ए एक्स प्लस ए रेज टू n ना। तुम्हारे पास दोनों है, x प्लस ए तुम्हारा क्या है p प्लस क्यू, x माइनस ए क्या है p माइनस क्यू। व्हाट इज p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। समझा, ये क्लियर हुआ ना। तो यहां पे कर दिया अभी RHS एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल रेज टू n क्या होगा x माइनस ए एक्स प्लस ए द होल रेज टू n विच इज x माइनस ए रेज टू n x प्लस ए रेज टू n। x माइनस ए रेज टू n is p minus q, x plus a is p plus q which is basically p square minus q square। ठीक है, क्लियर हुआ ना कैसे किया पूरा। चलो ये लिख लो, क्वेश्चन लिखा है ना। मेरे बात किसका है, 2 बजे। आगे चलो, नीचे का इसी में सेकेंड पार्ट प्रूव कर सकते हो, ये देता हूं मैं इसी का कंटिन्यूएशन। 4pq इक्वल्स टू x प्लस ए द होल रेज टू 2n माइनस x माइनस ए द होल रेज टू 2n, ये प्रूव करना है। ये करोगे,
चल रहा है, कोई दूसरा आ रहा ही नहीं अपने पास। अरे कौन है वो दूसरा मम्मी का बच्चा? नाम बताओ अपना, क्या नाम? रश्मि। हाँ, हार गया बेस का। पास करो, बुक पास करो। क्या पूरे क्लास में 2 ही मम्मी के बच्चे? तीसरा कौन है? कोई तो रहेगा। अरे यार, हो गया। नाम बताओ अपना। श्रेया। तीसरा मम्मी का बच्चा मिल गया। चौथा कौन है? चलो आ जाएगा तुमको, इजी है। बाप रे, हाँ, ऊपर कुछ और किया, नीचे कुछ और। करेक्ट, पास कर दो, दिखाओ। चलो तुम्हें हिंट, ये देखो यहाँ पे 2 इंटू एन मतलब क्या हो गया? 2n। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? x प्लस ए द होल रेज टू एन का क्या लिख सकता हूं? स्क्वायर। यहाँ पे क्या रहेगा? x माइनस ए का स्क्वायर द होल रेज टू क्या लिख सकता हूं मैं? अरे सॉरी, n, और फिर यहाँ पे क्या हो गया? स्क्वायर। क्या अब सॉल्व कर सकते हो तुम? अब आया? अब तो आ ही जाएगा तुम्हें, मुझे यकीन है। तुम अभी डीएनए टेस्ट पास कर लोगे, श्योर। आया? शाबाश, वेलकम टू द कम्युनिटी। और कौन है? 14 स्टूडेंट, 5वां। वेलकम टू द कम्युनिटी। और किसको है? 6ठा। शाबाश। पहले तू आ, पहले वेलकम करने के लिए अंदर रहना पड़ेगा कम्युनिटी में। क्या बाहर वाले भी वेलकम करेंगे क्या हम लोग को? नहीं आया अभी तक? ओ नो। आया? आया ना अभी? फीवर स्टूडेंट आया कि नहीं तुझे? नहीं? ओ नो, तुम लोग हेल्प नहीं कर रही क्या? कंटाला। चिल में आया? चलो जो लोगों को नहीं आ रहा, ये क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू द होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू द होल स्क्वायर। p स्क्वायर 2pq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस 2pq माइनस क्यू स्क्वायर। क्योंकि बाहर साइन माइनस है ना, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस, बाहर साइन माइनस, तो सबका आंसर क्या हो जाएगा? चेंज। गया गया। इतना इजी था ये, बस वैल्यू तुमने ऊपर निकाला था, बस रखने का था तुमको। चलो आगे चलो, अभी कर लो, कॉपी कर लो, शेमलेस कॉपी करो। फॉर्जरी से ही तुम्हें डीएनए टेस्ट का रिजल्ट निकालना पड़ेगा। करो, सबका हो गया? चलो नेक्स्ट वाला। फाइंड नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स।
in the expansion of कौन सा है 4 raised to 1 by 5 plus 7 raised to 1 by 10 the whole raised to 45. इर्रेशनल टर्म मतलब क्या? यानी कोई भी नंबर के ऊपर रेस टू 1 अपॉन रहेगा, यानी कोई भी रूट हो गया, कुछ भी हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेशनल टर्म. तो यानी अगर तुम्हारा 1 अपॉन, यानी इसको एक्सपांड करने पे जहां जहां पे 1 अपॉन 5 रेस टू 2 3 1 by 5 ऐसा कुछ भी आया, उसको मैं क्या बोलूंगा? इर्रेशनल. ठीक है. तो अभी मैंने पूछा नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स बताओ यहां पे. अच्छा देखो, इसको ना 1 प्लस के टर्म में कर दो. 4 रेस टू 1 by 5 को क्या करोगे? कॉमन. तो अगर 4 रेस टू 1 by 5 कॉमन आएगा तो ऊपर रेस टू पावर कितना हो गया? 45. यहां पे 1 प्लस 7 रेस टू 1 by 10 और यहां पे 4 रेस टू 1 by 5 द होल रेस टू कितना होएगा? 45. 5 1 जा 5 हाउ मेनी जा? 9 जा. तो 4 रेस टू कितना हो गया? 9. समझा कि नहीं समझा? यहां पे 1 प्लस 7 रेस टू 10 1 by 10 4 रेस टू 1 by 5 रेस टू कितना हो गया? 45. तो एक काम करता हूं मैं पहले ना रैशनल टर्म ढूंढ लेता हूं, वो मेरे लिए ज्यादा इजी है. अगर मैं रैशनल टर्म्स ढूंढ लूंगा, जितने रैशनल टर्म है उसमें से माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? इर्रेशनल टर्म्स. तो अभी रैशनल टर्म ढूंढने का कैसे? यानी यहां पे कोई भी, जैसे 7 रेस टू 1 by 10 है, 4 रेस टू 1 by 5, यहां पे ऐसा कौन सा पावर रखूं कि जो दोनों को डिवाइड कर सके? मतलब बेसिकली क्या, अगर समझो यहां पे 7 रेस टू 1 by 10 है, तो अगर इधर पे पावर 10 आया तो 10 10 क्या हो जाएगा? कैंसल. मेरे को क्या मिलेगा? रैशनल नंबर मिलेगा ना, 7. अगर ऐसा गड़बड़ होता है मैं यहां पे 9 रखूं, जैसे कि यहां पे 9 आ जाए, ठीक है, फिर ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? 7 रेस टू 9 by 10. अब ये मेरा कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है. समझे ना? तो बेसिकली तुमको ऐसा नंबर ढूंढना है जो एकदम दोनों को डिवाइड कर दे या दोनों से डिवाइड हो जाए. समझे ना? तो इन्हें बेसिकली क्या करोगे? दोनों का एलसीएम निकाल लो. दोनों के डिनोमिनेटर में जो भी है उसका क्या निकाल लोगे? एलसीएम. तो 10 और 5 में किसका एलसीएम चलेगा? 10 का ना. जो 10 को डिवाइड करेगा वही 5 को भी कर लेगा ना, है कि नहीं? तो 10 से डिवाइड होने वाले नंबर 45 तक कौन से होंगे? 10 20 30 40. इसके आगे होगा क्या? नहीं. 45 लूंगा क्या? नहीं. ठीक है, लेकिन एक नंबर मिसिंग है, 0, है कि नहीं? रेस टू 0 तो 1 देता है ना, तो वो तो कैसा मेरा रैशनल नंबर है, बराबर ना? समझा कि नहीं समझा 0 का लॉजिक? तो टोटल नंबर कितने मिलेंगे मतलब मेरे को? 1 2 3 4 5. तो 5 ऐसे मेरे को नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने होने वाले हैं? 5. तो नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स कितने होंगे? 40 या 41? 41, क्योंकि यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पावर है 45, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? 46 n+1. तो उसमें से 5 तो मेरे कैसे रैशनल है, तो टोटल ऑफ इर्रेशनल टर्म्स कितने हो जाएंगे? 41. 46 - 5. समझा? क्लियर हुआ ना? चलो ये कर लो. चलो करते हैं अभी नेक्स्ट वाला. देखो आगे जाओ ना, क्वेश्चन देखो. क्या बोल रहे थे? हाँ पर्सनल हो गया. और आगे क्या बोला? अली क्या बोला? ये हाँ पर्सनल हो गया. नीचे चल बताता हूँ. यही बोला ना? क्या मैकडोनल्ड में मेंबरशिप है तेरा? ऐसा रहता है क्या? 12 बजे कम रहता है पैसा? जिम के बाद मैकडोनल्ड जाते हैं? तो जिम क्यों जाते हैं? बराबर बोला तो अली, गलत यही है. ये करो,
कुछ भी बोलते हैं। ये तो अच्छी है। 12 से 1 जिम, 1 के बाद मैकडॉनल्ड्स। पढ़ता ही नहीं मतलब। मैं तो पूरा दिन पढ़ता तो नहीं जाता। तो मार्क्स नहीं बता रहे वाला बात है। देखते हैं कौन है वो माइकल आल। पहले तो सिर्फ 3 ही मिले थे, अब मुश्किल लग रहा है, एक भी नहीं मिलेंगे। टू रेस टू 1/3 कॉमन लोगे क्या? कॉमन लेके क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, वो तो मल्टीप्लाई होने वाला है और वो वापस से इररेशनल उसको बना देगा, तो इसको कॉमन लेके कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना जब तुमने कॉमन लिया 4:1/5 ना, तो 45 से डिवाइड हो गया, तो बाहर जो नंबर आया वो कौन सा आया? रैशनल नंबर आया। तो मतलब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो कुछ चेंजेस नहीं लाएगा। लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या है, ये अगर तुम बाहर लोगे तो एक तो पहली बात ये आ रहा नहीं है रैशनल टर्म्स में, 41/3 हो जाएगा, 2:41/3, तो वो बाहर बैठा हुआ है। अब तुम भले अंदर आंसर लाओ, ये बाद में तो मल्टीप्लाई होने वाला है ना, तो यानी तुमको इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ही, तो कॉमन निकाल के कुछ मतलब है क्या? तो एक काम करो, पहले ना इधर पे इसके जो जो रैशनल टर्म्स बन सकते हैं ना वो ढूंढ लो, यानी 5 के मल्टीपल्स ढूंढ लो, कौन से होंगे? 0, 5, फिर कौन सा आएगा? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब जो स्टूडेंट कल नहीं थे, मेरे को ये देखो, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। तुम नोटिस करना यहां पे पावर क्या है? 2। यहां पे ये दोनों का पावर कितना है? 1 + 1 2, और इधर पे पावर क्या है? 2। सब लोग का पावर किसके पास पहुंचता है? जो भी रेस 2 है उतने पे। तो मतलब अगर मैं इसका ये इधर इधर रैशनल बन रहा है, तो ये वाले टर्म्स पे इसका पावर कितना होने वाला है? अगर ये समझो 0 है तो इसका पावर कितना होने वाला है? 41 है कि नहीं? अगर ये a टर्म है, ये b टर्म है, अगर ये b⁻0 हो गया तो इसको कितना बनना पड़ेगा? 41। यानी बेसिकली यहां पे क्या रहेगा? 2:1/3 कितना होएगा? 41। समझे ना? तभी जाके पावर सेम होने वाले। तो अगर ये 5 है तो ये कितना होएगा? 36। ये 10 है तो ये कितना होएगा? 31। ये कितना हो जाएगा? 26 ना। ये कितना हो गया? 21। ये कितना हो जाएगा? 16। ये 11, ये 6 और ये 1। ऐसा जर्नी है ना पूरा, बराबर है कि नहीं है? समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? ये वाला पार्ट समझा कि नहीं? ठीक है। अब अगर ऐसा है तो इधर पे नोटिस करो, ये तो ठीक है, बट ये 3 से डिवाइड होने वाला है क्या? नहीं। ये तो ठीक है, क्या ये 3 से डिवाइड होने वाला है क्या? हाँ। तो ये वाला टर्म रैशनल देगा। ये तो ठीक है, क्या ये देगा क्या? नहीं। ये ठीक है, ये नहीं। ये ठीक है, ये हाँ, तो ये दूसरा आ गया। ठीक है। फिर ये ठीक है, ये नहीं। ये नहीं। ये हाँ। तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने आ गए? 3। और इररेशनल टर्म्स कितने आएंगे? इररेशनल टर्म्स कितने हो गए? 39। समझा? क्लियर हुआ ना? तो हमेशा कॉमन निकाल के आंसर नहीं मिलेगा, जब ऐसा केस रहेगा तब निकाल ही नहीं पाओगे। चलो कर लो। किसी को डाउट है तो इसमें पूछो, यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये वाला पार्ट समझा? क्या समझा यहाँ पे? कि दोनों के पावर जो भी रेशियो है उतना होना चाहिए। तो ये किधर किधर डिवाइड होता है? यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे 5 से डिवाइड होंगे? तो इसमें से सब आएंगे तो 5 से डिवाइड होंगे। इसके बारे में मैंने देख लिया। ठीक है। तो मतलब जब ये 0 है तब ये क्या रहेगा? जब ये 0 है तब इसका पावर कितना होना चाहिए? 41 ना, क्योंकि रेस टू पावर कितना है? 41।
अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहेगा कि इधर 5 का ही क्यों कर रहे हो, 3 का करो, 3 का, 3 के साथ करो। अरे 3 का अगर मैं करने जाऊंगा, अगर मैं 3 का करने जाऊंगा कितने सारे नंबर बनाऊंगा, बहुत सारे ना, 0 3 6 9 12 15 18 तुम करने जाओगे और फिर बाजू में 5 का चेक करते रहोगे। यानी बेसिकली 5 ही डिसाइडिंग फैक्टर है ना तुम्हारे लिए मेन। समझे कि नहीं समझे? तो अब यहां पे ये 0 है, ये 41 हो गया पावर, तो अब बराबर है। तो अब इधर चेक करूंगा, ये तो चलो मेरे को रैशनल नंबर देगा, बट ये कौन सा नंबर देगा, इरैशनल। इरैशनल इंटू रैशनल, इरैशनल, यानी √2 इंटू 2 2√2 होता है ना, तो इरैशनल नंबर बन जाता है। तो अब यहाँ पे 5 है, मेरे लिए बराबर है, लेकिन ये 36 है, क्या ये भी डिवाइड होता है 3 से? यहाँ पे क्या 3 से डिवाइड होगा? हाँ, तो मतलब ये मेरे को कैसा नंबर देगा, रैशनल नंबर देगा। इधर पे ऐसे ही चेक करते रहोगे, यहाँ पे 20, यहाँ पे 21, 20 5 से होता है, 21 भी 3 से होता है, डन। ऐसे आगे बढ़ोगे, 35 6, डन। तो ये सारे जो सिलेक्टेड किए हैं ये सारे मुझे क्या देंगे, रैशनल नंबर्स देंगे। समझा ना? और 5 को ही क्यों लिया, समझा ना? जो बड़ा पावर रहता है उसी को लिया करोगे, सीक्वेंस और सीरीज में देखा रहेगा। याद नहीं है तो ठीक है, बट अभी के लिए लॉजिक याद रखना। ठीक है, आगे जाऊं मैं। चलो आगे चलो, एक क्वेश्चन और देखो। इफ 21st and 22nd terms in the expansion of 1 minus x raised to कितना है 44 are equal, find x। 21st और 22nd टर्म इक्वल है, तो x का वैल्यू ढूंढो। T21 इक्वल्स टू T22, तो T21 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NCR, a रेज टू n माइनस आर, b रेज टू कितना होएगा r, b रेज टू कितना हो जाएगा r, b रेज टू r, ये कितना हो जाएगा NCR, a रेज टू n माइनस आर, b रेज टू कितना होएगा r। समझा कैसे किया? NCR a रेज टू n माइनस आर, b रेज टू r। यहाँ पे a तो अपना क्या है 1, तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। b कितना है -x, -x रेज टू कितना हो गया 20। तुमको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, जब T1 होता है तब एक कम, यहाँ पे एक कम आता है, तो अगर ये 21 है तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक कम 20। a रेज टू a तो अपना ये, तो a रेज टू क्या, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। b रेज टू क्या होता है, सेम r ही होता है, तो -x रेज टू क्या हो गया r। समझे? ये सेम चीज यहाँ पे हुआ। अब ये दोनों को सॉल्व करना है। ये तो पहले पूरा पार्ट इधर से और इधर से क्या बचा, सिर्फ एक ही बचा ना, तो इधर पे क्या है 44C20 कितना होगा 44 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 44 कितना हो गया 24 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो गया 44 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल, फिर इधर क्या रहेगा 23 फैक्टोरियल, इधर क्या होगा -x। 44 फैक्टोरियल 44 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल, ये इधर पे गया, -x इज इक्वल टू, ये जब इधर पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 21 फैक्टोरियल 23 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 20 फैक्टोरियल और इधर पे क्या है 24 फैक्टोरियल। मुझे बताओ क्या 21 20 के पास जा सकता है? हाँ, तो कैसे लिखोगे 21 इंटू 20 फैक्टोरियल। अब ये तो 23 ही रहेगा, इधर 20 ही रहेगा, क्या 24 23 के पास जाएगा, कैंसिल कैंसिल, 21 अपॉन 24, इधर पे माइनस, इधर पे x, कितना हो जाएगा 7/8, तो x का वैल्यू कितना हो गया -7/8। समझे ना कैसे करते हैं? कार्तिक ना, मिलते उससे अकेले में। चलो आगे चलूं मैं।
नेक्स्ट वाला। चलो देखो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 8, इसमें बोला है 2 प्लस 3x प्लस 4x क्यूब द होल रेज टू कितना है 20। ठीक है, इसका हम लोग को कोएफिशिएंट ढूंढना है, किसका कोएफिशिएंट ढूंढना है x रेज टू 8 का। तो अभी 3 टर्म्स है, तो एक काम करो ग्रुपिंग कर लो, इसको बोल दो a और इसको क्या बोल दोगे b। अब इसके हिसाब से अगर फॉर्मूला लगाओ तो क्या होएगा, कोएफिशिएंट बोला है x रेज टू 8, 8th टर्म नहीं बोला है, तो ये मिस्टेक मत सोचना कि 8th टर्म रहेगा, क्योंकि इनके बीच में तो मल्टीप्लीकेशन होने वाला है ना, तो 8th टर्म मेरे को नहीं मालूम कौन सा बनेगा, तो कैसे होएगा ये, चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। NCR 20C0 2 प्लस 3x रेज टू कितना हो जाएगा 20, फिर क्या रहेगा 20C1 2 प्लस 3x रेज टू कितना होगा 1, सॉरी 20 माइनस 1 और 4x क्यूब रेज टू कितना हो जाएगा 1, समझा ना। अब दूसरा कितना होने वाला है ये 20C2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3x रेज टू 18, 4x क्यूब रेज टू कितना हो गया 6, अरे क्या 2 आएगा ना, 4x क्यूब रेज टू 4x क्यूब रेज टू कितना हो गया 2। अब एक और लिख देता हूं 20C2 20C3 2 प्लस 3x रेज टू 20 माइनस 3 कितना हो गया 17, और इधर पे क्या आएगा 4x क्यूब रेज टू कितना आ जाएगा 3। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो यहां पे कितना है 19 कर देते। अब कोएफिशिएंट कितना x रेज टू 8 का, तुम मुझे बताओ कि यहां पे जब तुम इसको भी, क्योंकि इसको भी ओपन करना ही पड़ेगा ना, 2 प्लस 3x रेज टू क्या है 20, तो तुम मुझे बताओ कि यहां पे नहीं बनेगा x रेज टू 8 का कोएफिशिएंट, मिलेगा ना मेरे को, तुम्हें समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 8 मतलब क्या, अगर मैं इसको पूरे को एक्सपांड करता हूं तो जिधर जिधर x रेज टू 8 है उसके कोएफिशिएंट्स क्या है, मतलब उधर पे ये टूट गया, ऐसे कैसे टूट गया, वो तो अच्छा हुआ ये लोग गिरे नहीं। चलो इधर देखो, वापस से देखो, मैंने क्या बोला है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 8 चाहिए। ठीक है, जहां जहां पे तुम अगर पूरे को एक्सपांड करोगे, पूरा जब ओपन होएगा तो x रेज टू 8 के पास जो जो नंबर है ना, जो जो नंबर है उसके साथ खड़े वो बताओ, समझा। तो अब अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो एक x रेज टू 8 ये देगा ना मेरे को, ये रेज टू 20 है तो बट ऑब्वियसली इधर पे एक ही x है, तो जब ओपन होएगा तो एक x रेज टू 8 तो इधर पे बैठा होगा ना, पावर कितना है 20 है, तो जब यहां पे ओपन करोगे तो लास्ट में से 20 19 18 ऐसे करके ना, a तुम्हारा 2 है, b तुम्हारा क्या है 3x है, तो 3x तो उधर से ही छोटा होना चालू करेगा ना, तो बीच में कहीं पे उसको x रेज टू 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, तो ये वाला देने वाला है। अब इधर पे मिलेगा ये नहीं मिलेगा, इधर पे मिलेगा या इधर पे मिलेगा, इधर पे मिलेगा मेरे को, लेकिन वो इससे मल्टीप्लाई होने वाला है तो 11 बन जाएगा, बराबर है, बट इधर पे एक नंबर होगा 5, ठीक है, वो 5 अगर x रेज टू 5 x रेज टू 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा x रेज टू 8, बराबर ना, तो यानी ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरे को मिलेगा x रेज टू 8, समझे कि नहीं समझे। अब इधर पे और इधर पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ, तो यहां पे 2 3 से कितना हो गया 6, यहां पे क्या कितना x रेज टू कितना होएगा 2, तो यहां पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, तो 2 और 6 का इधर पे कॉम्बिनेशन है। यहां पे 3 3 से कितना हो गया 9, ये तो 9 ही कर दिया ना सीधा, मल्टीप्लीकेटिंग फैक्टर ही 9 बन गया है, तो अब जब इधर पे किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो उसको 8 के ऊपर ही ले जाने वाला है ना, तो मतलब मेरे को x रेज टू 8 कोएफिशिएंट सिर्फ पहला दूसरा और तीसरे से ही मिलेगा, आगे जाके मेरे को कहीं पे भी मिलने वाला है नहीं मिलने वाला, समझा कि नहीं समझा। तो अब चलो इधर से कोएफिशिएंट ढूंढते हो, तो पहले इधर से ढूंढता हूं मैं 20C0, ये तो 20C0 तो 1 हो गया, 2 प्लस 3x रेज टू 20, इधर x रेज टू 8 किधर आएगा, कौन से टर्म पे, कौन से टर्म पे, कहां पे
8वें टर्म पे ही मिलेगा ना। अरे दूसरा टर्म क्या है, x है, पहले वाले में तो कोई x जनरेट नहीं कर रहा है, तो इधर पे x रेज टू 8 कब बनेगा? समझ नहीं पा रहे हो तुम, नहीं समझ रहे हो ना ये वाला पार्ट। 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ओपन कर दे, कितना आएगा? NC0 क्या होएगा? 2C0, 2 रेज टू क्या आ जाएगा? 2 बराबर है, फिर क्या आएगा? 2C1 कितना हो जाएगा? A रेज टू n माइनस आर, 2 माइनस 1 B रेज टू आर, यानी x रेज टू कितना हो गया? 1। फिर क्या हो जाएगा? 2C2 A रेज टू n माइनस आर, B रेज टू क्या हो गया? r। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे 0 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, इसके साथ 1 है, यहां पे 2 है, इसके साथ 2 है, यानी अगर पहला नंबर कभी भी कांस्टेंट आ गया तो x का जो पावर है, यहां पे 0 है तो x का पावर 0 है, यहां पे 1 है तो x का पावर क्या है? 1 है, ठीक है। यहां पे 2 है तो यहां पे कौन सा पावर है? कितना, कौन सा पावर है यहां पे? 2 है, समझे ना? तो यानी वो पावर्स मिल रहे हैं ना कि मैं वहां पे आगे बढ़ते जा रहा हूं। तो वैसे ही अगर मुझे यहां पे 2 प्लस 3x है, मुझे इसका सीधा मेरे को आंसर ही बताओ, मेरे को 8 निकालना है, तो क्या हो जाएगा? NC 20C कितना हो जाएगा? 8 बराबर ना, 20C 8, a रेज टू कितना हो जाएगा? 2 रेज टू कितना होने वाला है? 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 12, और इधर पे 3x रेज टू कितना हो जाएगा? 8। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? और यहां पे कौन मल्टीप्लाइड है इससे? 20C0, तो 20C0, समझे कि नहीं? यहां पे क्या है? 20C0, तो 20C0 क्या होता है? 1। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो ये पूरे टर्म्स हो गए इससे। अब इससे ढूंढते, ये इधर पे 3 है तो इधर पे क्या होना चाहिए? 5 है कि नहीं? तो 20C1 यहां पे है 2 प्लस 3x रेज टू कितना है? 19, और यहां पे क्या है? 4x3, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए? 8वां टर्म चाहिए, तो इधर पे मेरे को कौन सा टर्म चाहिए? 5वां टर्म चाहिए, क्योंकि x रेज टू 5, x रेज टू 3 मेरे को क्या देगा? x रेज टू 8। अब इधर का 5वां टर्म कैसे निकालोगे? 19C, कौन सा चाहिए? 5वां, 5, यहां पे कितना हो जाएगा? 2 रेज टू कितना हो जाएगा? 19 माइनस 5 कितना हो गया? 14, और यहां पे क्या आएगा? 3x रेज टू कितना होने वाला है? 5। समझा कि नहीं समझा? अब आगे मल्टीप्लीकेशन में क्या है? 4x3, तो ये 4x3, ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या है? 20C1। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले वाले का कोएफिशिएंट ये, दूसरे वाले का कोएफिशिएंट क्या है? ये। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब तीसरा वाला इधर पे बैठा है, ठीक है। तीसरे वाले में बताओ कितना है? 20C2 कितना दिया है? 2 प्लस 3x रेज टू कितना है? 18, और आगे कितना है? 4x3 का क्या है यहां पे? स्क्वायर। तो चलो पहले इसका देखते हैं कितना आएगा। यहां पे 6, यहां पे कितना चाहिए? 2 बराबर ना, तो यहां पे कितना आएगा? 18C2 कितना आएगा? 2 रेज टू 18 माइनस 2 कितना हो गया? 16, और ये 3x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। समझे ना? तो ये स्क्वायर हो गया। अब ऊपर जाता हूं मैं, तो मैंने इसका तो कर दिया, इसका कर दिया, तो ये इधर पे मल्टीप्लीकेशन किसका है? 4x3 का क्या है यहां पे? स्क्वायर, और इधर पे क्या है? 20C2। समझा? क्लियर है ना? अब देखो जेई में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें तुमको समझेगी नहीं, कैसे कोएफिशिएंट के पास पहुंचने गए। 8वें पे बोला था, तो अब इसको थोड़ी मैं सॉल्व करते बैठूंगा, 20C8 निकालूंगा क्या? कितना बड़ा नंबर आएगा? बहुत ही बड़ा नंबर आने वाला है। फिर उसको 3 रेज टू 8 से मल्टीप्लाई करूं, फिर 2 रेज टू 12 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। ये सिर्फ ये क्वेश्चन में जो जो चीजें कवर की वो समझा ना, कैसे हम लोग उस पावर के पास पहुंचते हैं। 8वां बोला है तो कैसे तोड़ के बनाया था, ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 3 टर्म भी आया तो डरना मत, 3 टर्म को भी तुम 2 में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे कोएफिशिएंट है किसके? x रेज टू 8 के। यहां पे किसी को डाउट है? कोई भी सेक्शन में डाउट है तो ये वाला एक बार लिख लेना, अपने वर्ड्स में लिखना। यहां पे पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है x रेज टू 8। ये हो गया। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगर समझो पॉसिबल रहता, छोटा आंसर रहता, तो x रेज टू 8 का अगर ढूंढ रहे होते तो सबके बीच में क्या करते?
प्लस कर देना, क्योंकि सबका पावर x रेज टू 8 है। तुमको पूछा तो कोएफिशिएंट, तो सबको ऐड करके तुमको मिलता है ना x रेज टू 8 कितना है उसका कोएफिशिएंट। समझा कि नहीं? अगर एक जगह पे बहुत सारे x स्क्वायर के हैं, जैसे कि अगर 2x स्क्वायर है, एक जगह पे 3x स्क्वायर है, इधर पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 10x स्क्वायर है, मैं तुमसे बोल रही हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, तो बेसिकली क्या करोगे, सबका एडिशन करोगे ना, तो एक ही मिलेगा ना कोएफिशिएंट, तो या 10 मिलेंगे। आगे चलू, देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होएगा, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे पावर 2 है, मिडल टर्म देखो यहां पे बैठा हुआ है, यही मिडल टर्म है ना, a प्लस बी द होल क्यूब क्या होएगा, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस क्या होएगा b क्यूब। पावर ऑड है, ठीक है, ठीक है। मिडल टर्म कौन सा लूंगा, ये दोनों लूंगा ना, एक को तो नहीं ले सकता, ठीक है। तो जब इसका पावर 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 3 है, तब तुम्हारा मिडल टर्म कौन सा है, सेकंड वाला है। जब इसका पावर ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया, इवन आया। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन आया, तो यहां पे कौन से दो मिडल टर्म है ना। अगर मैं यहां पे a प्लस बी द होल रेज टू 4 करूं, क्या होएगा, a रेज टू 4 4a क्यूब b, फिर क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस कितना हो जाएगा b रेज टू 4। यहां पे कितना है, पावर क्या है 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 5, मिडिल टर्म कौन सा है 1। समझे ना? तो जब नंबर ऑफ टर्म्स, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, देन मिडल टर्म क्या होगा, देन मिडल टर्म तुम्हारा क्या होएगा n प्लस 1/2। देखो यहां पे 3 है नंबर ऑफ टर्म्स, 3 प्लस 1/2 कितना होता है 2, मिल गया ना सेकंड वाला टर्म। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 5, 5 प्लस 1/2 कितना होएगा 3, देखो तीसरा टर्म मिडल टर्म है। समझे ना? तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहेगा, प्लस 1 करके डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहेगा तब, तो ये फर्स्ट है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स, if number of terms is even, then middle term is, middle term क्या हो जाएगा n/2 और क्या होएगा n/2 प्लस 1, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ टर्म्स कहां पे इवन है, इसमें। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने 4, तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना होएगा 2, और 2 एक हो गया और दूसरा क्या हो गया 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, तो 2 और 3 मिडिल टर्म है, तो वही तो है, ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है और ये t4 है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है मेरा, क्या है मिडिल टर्म है ना। समझे ना? तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होता है तो n/2 कॉमा n/2 प्लस 1। समझे कि नहीं समझे? तो ये वाला लिखना मिडिल टर्म्स के लिए। ये हो गया, ठीक है। मेरे को इसका आंसर बताना ये वाले क्वेश्चन का। चलो आगे चलो। चलो देखो क्या दिया है यहाँ पे 2x, तुम लोग को मिडिल टर्म ढूंढना है, 2x माइनस 3y रेज टू 28, फाइंड मिडिल टर्म। बस बस शिवम, क्या रात को पढ़ रहा था क्या, तो थक गया, इतने सारे एग्जाम दिए।
3 दिन में एग्जाम खत्म हो गए ना तुम लोग की, उसमें से एक दिन छुट्टी था ना फिजिक्स केम के पहले। पिछले में तूने घर पे बताया चश्मे का, अभी तक नहीं बताया? क्या चश्मा पहन वरना इसको मिलेगा? वो सबको मिला है ना अभी मंडे को, अभी आज भी देने वाला हूँ ना। देखो रूल है, कुछ रूल्स अभी सेट किए तो देने तो पड़ेंगे मेरे को। एक्सरसाइज का दिक करना है 1 से लेके 10 तक, तो ऐसे बाइनोमियल का डीपीपी 1 और ये वाला इसके नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट वीक का पहला लेक्चर नहीं, नेक्स्ट वीक का दूसरा लेक्चर। क्या है इसका मिडल नंबर कौन सा है? 15। मिडल टर्म कौन सा है? T15 ना? हाँ निकालना तो पड़ेगा। पावर कितना है? 28। नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे तुम्हारे? 29। तो नंबर ऑफ टर्म 29 ऑड है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म n प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 15 बराबर ना। तो T15 तुम्हारा मिडिल टर्म है, तो T15 कैसे निकालोगे? एक कम, तो क्या आएगा? 28C14 कितना आएगा? 2x⁴14 इंटू -3x⁴ कितना आएगा? 14। 3y⁴14। सेम तरीके से इसको भी करना है, बस इधर पे छोड़ दो, कैलकुलेट नहीं करोगे। 2:14 कौन निकालेगा? दो नंबर ऑफ टर्म, हाँ 16 और 17। एसी का टेम्परेचर बढ़ाओ, गर्मी लग रही है। अरे यार गर्मी लग रही है यार, तुम लोग की बॉडी में ना B12 कम है। चेकअप कराओ, ठंडी लग रही है तो B12 कम रहता है। B12 इससे मिलता है नॉनवेज से। कभी से नॉनवेज श्रावण अभी तक चालू है, मजा क्या कर रही है? हो गया नवरात्रि भी, बीच में आया था खाने के लिए उधर पे मेरे इधर दादर में 9 मेजबानी करके, सब लाइन लगा हुआ था, लाइन सब महाराष्ट्र से आए हुए थे, सब पागल हुए थे, खाने नहीं मिला था ना वो लोग को। तो अभी कब तक नहीं खाएगी तू? आज खा लेगी? आज के सैटरडे शनिवार खत्म, फिनिश हो जाएगा, करियर ही खत्म कर देंगे। B12 जो लोग नॉनवेज नहीं खाते फिर वो लोग को वेज में राइस और ये खाना पड़ता है। पनीर तो सब नकली रहता है, राइस और दही खाना रहता है। हाँ हाँ रोज क्या? राइस ही नहीं, राइस और दही एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में, तब जाके B12 वेज वालों का नॉर्मल रहता है। आया ये तुम लोग का? इधर पे मिडिल टर्म कौन सा है? कितने, एक है या दो है? दो है, तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 32 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 16। वो एक मिडिल टर्म है, उसके आगे वाला कौन सा रहेगा? 17। तो दो मिडिल टर्म है, कौन से? T16 और T17। B12 कम मत होने देना, दिमाग चलता नहीं, और यहाँ वो ब्रेन को फंक्शनलिटी के लिए B12 चाहिए रहता है। नॉनवेज खाने वालों को नहीं कम होता, लेकिन वेज वालों को एक करना पड़ता है। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक कौन सा खाने का? दही और राइस खाने का, कभी कम नहीं होगा। हफ्ते में 2 बार भी कर दिया तो बस है, यानी तुम्हें अंडा वंडा खाने की जरूरत नहीं फिर।
क्या है T16 कितना है, फॉर्मूला क्या आएगा 31C15 3x स्क्वायर रेज टू 16 और इधर क्या आएगा 15, यहाँ पे क्या आएगा 31C16 3x स्क्वायर रेज टू 15, आगे पीछे हो जाएगा ना बेसिकली, पावर आगे पीछे, डन। तो मिडिल टर्म 2 आए यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। कौन है वो, कितना बजे, कौन है ये, कौन है ये, सौमिल, इसको जगह बनाओ इसके लिए। इधर है तू, इधर तू ही बोला, आवाज समझता है मेरे को, तेरा आवाज तो सच्ची में समझता है, यही बोला ना, सच बोल, कौन बोला तू, शिवम कौन बोला, आगे चलूं मैं, सांस लेते रहो, क्या आएगा, आधा घंटा है, हाँ बहुत टाइम है, पप्पी क्यों दे रहे हो, मेरे को नहीं चाहिए, तुम ही रखो। x प्लस वाई द होल रेज टू n है, ठीक है। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मतलब क्या, nc0 nc1 nc2 nc3 ऐसे करके हम लोग कहां तक जाएंगे ncn, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स नहीं, कौन से, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट्स अलग होते हैं और बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स अलग होते हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मतलब क्या, यहां पे जो ये मिल रहा है, और कोएफिशिएंट्स मतलब क्या, जहां पे यहां पे तुमने x�8 निकाला था ना, किधर गया, हाँ x�8, ये सब लोग का एडिशन है ना, सबका खिचड़ी, 2�12 3�8 और 20C8 तीनों का मल्टीप्लीकेशन कोएफिशिएंट होता है। लेकिन इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा 20C8, समझे ना, तो मीनिंग समझा कि नहीं समझा। तो अब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मतलब अपने ये सारे हो गए, NC0 NC1 NC2 NC3 ऐसे लेके कहां तक, NCn तक। सबसे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे मालूम पड़े, सबसे बड़ा वाला कौन सा रहता है, तुम नोटिस करो, जब भी ऐसा है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होएगा, x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इधर पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, 1 2 और 1, बड़ा वाला कौन है 2 है कि नहीं। तो इधर पे पास्कल ट्रायंगल का हेल्प लेते हैं, मिडिल टर्म 2 सबसे बड़ा है, फिर क्या होएगा, मिडिल टर्म में 2 है, ये दोनों बड़े हैं, फिर क्या आएगा, मिडिल टर्म क्या है 6 और वही सबसे बड़ा है। तो मतलब बेसिकली बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा रहता है बड़ा, सबसे मिडिल टर्म, समझे ना। तो मिडिल टर्म हमेशा बड़ा रहेगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझे कि नहीं समझे। चलो इसको नोट करके लिख लेते हैं। ये चंगू मुंगू दोनों को अलग कर दूंगा मैं, लोग कितना बात करने लगे, है कि नहीं। तू शांत है, चलो आगे चले। तो मेरे को इसमें 50CR इसका मैक्स वैल्यू कब रहेगा, 50CR है,
तो इसका मैक्स वैल्यू कब आने वाला है? यानी तुमको 50 मालूम पड़ गया, एन कितना है 50, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 51, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन या ऑड है? ऑड। 51 है तो +1 करोगे कितना आएगा 52, डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आएगा 26, तो मिडिल टर्म कौन सा हो गया 26। तो सबसे हाईएस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा है 50c, यानी 26 वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा वाला कौन सा रहेगा 50c कितना रहेगा 25। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब नेक्स्ट, समझा कि नहीं समझा? सेकंड वाला भी बता दो। 57CR मैक्स, 59CR मिन, 60CR मिन, किसका? टर्म्स 26 और 27 रहेगा ना, 29, हाँ 29 और 30 ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने 57 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 58, 58 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 29 और 30 आगे वाला टर्म ना, दो है। हाँ आर का वैल्यू 20, तो इसमें हाईएस्ट कितना हो गया 57C 28 और 57C 29। मिनिमम वैल्यू क्या रहते हैं? एक तो 0 हो गया, दूसरा यानी पहला और आखिरी वाले टर्म तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट में सबसे छोटे होते हैं ना, जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर यानी 1 to 1 ना, उसका क्या हो जाएगा 1 to 1, 1 to 1, तो ये और ये छोटे हैं, तो पहला और आखिरी, तो 59CR में सबसे पहला कौन सा है और सबसे आखिरी कौन सा है 60CR में कौन सा है, इसमें कौन सा है, ये दोनों मिनिमम है कि नहीं? समझाइए, चलो आगे जाएं। चलो आगे चलो, देखिए
स्प्लिट करना पड़ेगा ये लोग कहाँ भेजेंगे। चलो दोनों जन उड़ जाओ, वो लोग दोनों को जान दो, एक जन लास्ट बेंच पे, इतना थोड़ी हंस सकती है लेक्चर में। चलो चलो एक जन चलेगा, दोनों में से स्प्लिट तो होना ही एक को। अरे एक तो हंसी से डर लग रहा है वो अलग। दोनों कूट दिए जाओगे, चलो जल्दी। सोमिल जानबूझ के असर है, तेरे को भी पीछे जाने का क्या? क्या ही बोलूं अब मैं। हाँ पर्सनल हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है ना, इसका दुपटना पड़ेगा। चलो अभी यहाँ पे देखो, आज हम लोग इसका इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है। आज डायरेक्टली फॉर्मूला, ये तो तुमको मेमोराइज करना ही है, भले डेरिवेशन भी कर लो, तुमको मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट वेटेस्ट नहीं पूछा है, अब यहाँ पे तुमसे एक चीज पूछा है, ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, ठीक है। टर्म कोएफिशिएंट में कैसे NC0 NC1 NC2 होता है, लेकिन जब ग्रेटेस्ट टर्म बोल दिया तो मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं, कहां गया वो वाला सॉन्ग, हाँ यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म में सब लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे 20C8 2:12 3 सबका मल्टीप्लीकेशन कौन सबसे बड़ा नंबर देगा, समझे ना। तो यानी एक्सपांशन में किसका सबसे बड़ा नंबर रहेगा, अब जरूरी नहीं वहां पे ये ग्रेटेस्ट है उधर पे ही रहे, क्या पता इसमें से कोई तो एक नंबर रहेगा बहुत बड़ा होगा, है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। तो अब इस केस में फॉर्मूला क्या है, आर फाइंड आउट कैसे करने का। तो इसमें कंपलसरी तुम्हारा ना पूरा जो क्वेश्चन है, जो जिसका भी ढूंढना है, वहां पे 1+x⁻n में कन्वर्ट करना रहेगा। हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए, कैसे 1+x द होल रेज टू क्या होना चाहिए n, अगर नहीं रहेगा तो कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे, पहले वाले पार्ट को क्या लोगे, कॉमन, समझे ना। तो यहां पे कैसे निकालोगे, r शुड बी लेस देन इक्वल टू n+1 mod of x अपॉन 1+ mod of x, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, r इज लेस देन इक्वल टू n+1 mod of x अपॉन 1+ mod of x। इसका क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, अभी के लिए ये लिखो, यहां पे ध्यान दो, ये हम लोग को ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए। यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव को तो हटा ही दो, यानी मॉड में ही सब कुछ रहेगा, इसलिए यहाँ पे मॉड रखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें क्या सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, ठीक है। -212 मेरे को नहीं, मैं सिर्फ 212 को देखूंगा, क्या ये पूरे सीक्वेंस में बड़ा है, हाँ तो ये मेरा आंसर है। नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, ठीक है ना। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एग्जांपल देखो, इसमें और सारे तुम्हें डाउट्स क्रिएट होएगा। क्वेश्चन देखो क्या बोले, फाइंड मैग्नीट्यूड greatest term, find magnitude wise greatest term in expansion of कौन सा है, 1+2x raised to 25 where x equals to -1/5, ठीक है। क्वेश्चन देखना क्या बोला है, फाइंड मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट टर्म इन एक्सपांशन ऑफ 1+2x रेज टू कितना है 25, जहां पे x का वैल्यू कितना होगा -1/5। अब फॉर्मूला के हिसाब से चलो फॉर्मूला रखते हैं, r शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे n+1, कितना होने वाला है 26, फिर मॉड ऑफ x, x का वैल्यू कितना रखना है तुमको -1/5, तो कितना आएगा -2/5, समझा ना। ये x का वैल्यू बस यहां पे रखा है, नीचे क्या आएगा 1+ कितना करने का अपने को मॉड ऑफ x, तो कितना आएगा -2/5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मॉड में कोई भी नंबर नेगेटिव हुआ क्या बन जाता है पॉजिटिव। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा,
26 इंटू 2/5, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7/5, 5 क्या हो गया कैंसिल, कितना होएगा 26 इंटू 2 कितना होएगा 52/7। अब ये कितना 7 1 7 7 49 7 पॉइंट समथिंग आएगा ना, है कि नहीं, समझे, डेसिमल में 7 पॉइंट आएगा। तो अब यहां पे ये इंटीजर वैल्यू नहीं आया, 7 पॉइंट आया। आर का कभी वैल्यू 7 पॉइंट में आता है क्या, नहीं आता ना। तो जब भी इंटीजर नहीं आएगा एक आगे वाला लोगे, कौन सा लोगे 8। तो यानी सबसे ग्रेटेस्ट टर्म किधर मिलने वाला है 8 वाले पे। तो यहां पे अभी इसको नोट करना, इफ इसको इक्वल टू y कर दो, इफ y बिलोंग्स टू इंटीजर देन greatest term is ty. If y does not belong to integer then greatest term is y plus 1. बाप रे, बोलो उधर है उधर, अरे बस, अरे अरे हे हे, ये ऐसे बच्चे रहते ना बिग बॉस चलता है, झगड़े देखने के इनको। बाप रे, ये क्या उड़ी उड़ी मार के जा रहा था। जोगेश्वरी क्या, तो क्या जोगेश्वरी में रहता सौमिल, तो इसमें जोगेश्वरी को क्यों ला रहा था, किधर ईस्ट वेस्ट, फिर तो डेंजर एरिया से, स्टेशन के पास। कहाँ पे, यहाँ से दूर, यहाँ से दूर ही है, अच्छा स्टेशन से दूर। नहीं जोगेश्वरी का ये भी है, लेकिन ये उड़ी मार के नहीं गया। अच्छा गोरेगांव बॉर्डर पे ही है ना। मैं दिखा नहीं सकता, वरना मैं दिखा देता। इसने ऐसे हाथ ऐसे रखा और 2 बार पैर हवा में उड़ाया, फिर आगे जाने का ट्राई कर रहा था, और वो दोनों पीछे, हाँ हम पे ही किसने हरा रंग डाला कर दिए थे, यानी ऐसे हो गए थे और आगे बढ़ रहे थे। उसमें वो स्टेप है ना, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, मार डाला। चलो अरे बस बस, पागल हो गए। तो 8th टर्म हमारा हाईएस्ट है, तो T8 करोगे तो कैसे निकालोगे 25 C कितना हो जाएगा 7, ठीक है 25 C 7, A रेज टू n माइनस आर फर्क नहीं पड़ता, B रेज टू कितना हो जाएगा R, तो इधर पे कितना होने वाला है 25, कितना डन। और ये सब कुछ मॉड में ही रखोगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज उसने बोला है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि प्लस माइनस क्या है। x का वैल्यू कितना था, तो ये -2/5 रेज टू कितना हो जाएगा 7 ना। अब इसको ब्रैकेट से निकालोगे तो कितना आएगा 25 C7 2 रेज टू 7 अपॉन 5 रेज टू 7। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन वैल्यू वाइज सबसे छोटा नंबर है। नहीं समझ रहा ना, चलो बताते। समझे, ये वाला सबसे बड़ा नंबर है, मैग्नीट्यूड वाइज ये वाला सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन वैल्यू वाइज ये सबसे बड़ा क्या क्या रहेगा, ये छोटा नंबर रहेगा ना। क्योंकि अगर मैं इसमें माइनस, देखो पावर क्या है 7 है, इधर पे माइनस है, ठीक है, अगर मैं मॉड हटा दूं, ठीक है मॉड हटा दूं, प्लस तो प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं, इसको हटा दूं
और यहां पे क्या रखूंगा मैं, माइनस को आने दूंगा। अरे यार ठीक है, यहां पे क्या था, TAT। अगर मैं यहां पे माइनस को आने दूं, नेगेटिव रेज टू ऑड नंबर क्या होता है, नेगेटिव। तो मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा तो क्या आता था, नेगेटिव। अगर मॉड को हटा दूं तो तुम मुझे बताओ -800 और -1 दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, वैल्यू वाइज सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहां पे, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -8 वैल्यू वाइज। तो वैल्यू वाइज ये मैग्नीट्यूड वाइज तो सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन वैल्यू वाइज ये सबसे क्या है, छोटा नंबर है। समझे ना? तो इसको चाहिए तो नीचे नोट करके लिख लेना, मैग्नीट्यूड वाइज T8 इज मैक्सिमम बट वैल्यू वाइज T8 इज मिनिमम। समझे? क्लियर हुआ ना? तो तुमसे एक लॉजिकल क्वेश्चन, क्या है इसमें, मेरे को ये बताओ, अगर वैल्यू वाइज T8 मिनिमम है तो वैल्यू वाइज कौन मैक्सिमम होगा? अगर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तो तुम्हें समझेगा। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज ये मैक्सिमम है, लेकिन वैल्यू वाइज ये छोटा है, तो मैक्सिमम कौन रहने वाला है, वैल्यू वाइज। वैल्यू वाइज कौन मैक्सिमम रहने वाला है, कौन सा रहेगा? हाँ, मिडिल। अरे वैल्यू वाइज ये मिनिमम है, तो वैल्यू वाइज कौन मैक्सिमम होगा? x का वैल्यू तो इधर फिक्स है, -1/5, वो फिक्स है। तुम मुझे बताओ वैल्यू वाइज कौन सा टर्म सबसे मैक्सिमम होगा? अगर ये मेरे को मालूम पड़ गया T8 सबसे मिनिमम है वैल्यू वाइज, इन्हें नेगेटिव आने वाला है, तो बट ऑब्वियस है ना, इसके जस्ट पहले वाला या तो इसके जस्ट बाद में वाला क्या रहेगा, मैक्सिमम हो सकता है ना, क्योंकि प्लस माइनस साइन हमेशा क्या होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं। तो जब मैं तुम्हें बोलूं a + b द होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², अगर ये समझो ये वाला मेरे को सबसे छोटा वैल्यू देगा, तो इसके पहले वाला क्या देगा, सबसे बड़ा वैल्यू दे सकता है, या तो इसके बाद वाला क्या दे सकता है, सबसे बड़ा वैल्यू दे सकता है। वो मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि दोनों जन क्या है, पॉजिटिव है ना, है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? ये देखो जब भी नेगेटिव के पहले पॉजिटिव आता है, अगर ये सबसे छोटा है उसके पहले वाला तो नंबर कौन सा रहेगा, ये 8 है, तो उसके पहले वाला नंबर क्या रहेगा, 7। तो जब 7 वाला रहेगा तब पावर तो मैक्सिमम पे चलेगा ना, वो भी पॉजिटिव पे। तो या तो वो मैक्सिमम दे सकता है, या तो इसके बाद वाला, 8 के बाद कौन सा आता है, 9, तो वहां पे भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो मतलब उधर पे वैल्यू क्या रह सकता है, मैक्सिमम। मतलब हम लोग क्या चेक करना पड़ेगा, टी, यहां पे T8, T7 और T9 में से कौन बड़ा है, तो मेरे को मालूम पड़ेगा ना मैक्सिमम कौन सा, वैल्यू वाइज। समझा कि नहीं समझा? अगर नहीं समझा तो इधर ध्यान दो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। अगर मैं तुमको बोल रहा हूं ये ना सबसे छोटा नंबर दे रहा है, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो बट ऑब्वियस है ना, दो जगह पे पॉजिटिव है, तो मतलब ये या फिर ये क्या देगा, सबसे बड़ा नंबर देगा। अगर मैं a + b द होल क्यूब या तो a - b द होल क्यूब बोलूं, ठीक है, a + क्यूब कितना होएगा, a³ - 3a² b + 3ab² माइनस क्या होगा, b³। अगर मैं तुमको बोलूं ये सबसे छोटा नंबर दे रहा है, ये सबसे छोटा नंबर दे रहा है, तो ये छोटा नंबर दे रहा है, तो ये नेगेटिव भी छोटा ही नंबर देगा ना। तो पॉजिटिव कौन देने वाले, या तो इसके पहले वाला या तो इसके बाद वाला। वो तुमको चेक करना पड़ेगा कौन पहले और कौन बाद में, इसमें से कौन दे रहा है। तो अगर T8 में सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है, तो इसके बाद वाला तो इसके पहले वाला मुझे क्या देगा, सबसे बड़ा वैल्यू देगा ना। अब समझा कि नहीं समझा? तो यानी T8 वैल्यू वाइज अगर मिनिमम है, देयरफॉर वैल्यू वाइज T7 और T9 इज मैक्सिमम। अब इसको चेक कर सकते हैं हम लोग, कैसे चेक करोगे? तो पहले तो T7 इधर पे ही देख के बता दो, T7 कितना होएगा, 25c6 - 2/5 रेज़ टू क्या रहेगा, 6। T9 कितना रहेगा,
T9 बताओ क्या रहेगा, 25C8 माइनस 2/5C⁻², है कि नहीं। अब मैं क्या एक एक निकालते रहो क्या, मैं वैसे भी बता सकता हूं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा रहता है तो 1 पॉइंट समथिंग आता है, अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा रहता है तो 0 पॉइंट समथिंग आता है। तो मैं T7 को T9 से डिवाइड कर दूंगा, अगर मेरा 1 पॉइंट समथिंग आया तो मतलब T7 क्या है, बड़ा है, अगर मेरा 0 पॉइंट समथिंग आया तो मतलब T9 मेरा क्या है, बड़ा है। लॉजिक समझा इसका। तो अब दोनों को चाहिए तो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो तुरंत कंपैरेटिवली बड़ा वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा नहीं। तो ये पूरी तरह गया, 6 गया, यहां पे क्या बचा, 2, ठीक है। तो 25C6 25C8 ये कितना होगा, 25 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या रहेगा, 25 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल ना, है कि नहीं। और यहां पे क्या रहने वाला है, 4/5 ना, व्हाट इज 25। अब बताओ a अपॉन b अपॉन c अपॉन d क्या होता है, a अपॉन b इंटू d अपॉन c। यहां पे 19, यहां पे 8 17, यहां पे 25, और यहां पे ये कितना होएगा 25/4 ना। तो ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल। क्या 8 6 के पास जा सकता है, तो ऊपर क्या मिलेगा 8 इंटू 7, 6 से तो कैंसिल होगा ठीक है। तो अब क्या 19 17 के पास जा सकता है, तो ये नीचे क्या हो जाएगा 19 और 18 बराबर ना, और यहां पे क्या बचेगा 25, और यहां पे क्या रहेगा 4 बराबर ना। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है, 4 1 जा 4, 2 जा 2 1 जा 2, 9 जा, ठीक है। अब कोई और नंबर है क्या, नहीं है। तो 19 9 जा कितना होता है 171, और 25 इंटू 7 कितना होता है 175। तो यानी ये 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है ना। तो मतलब कौन बड़ा है, T7 या T9, T7 बड़ा है। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन मिलेगा, T7। समझे, क्लियर हुआ, लॉजिक समझा ना इसके पीछे कैसे करते हैं। तो ये लिख लेना और आज का खत्म करेंगे। गाड़ी उठाने है, तुम लोगों को भूख लग रही है, अरे शिवम इसको क्या रात को गेमिंग करते है क्या, इसका चाहिए तो इधर पे डायरेक्टली लिख सकते हो 175 अपॉन 171 आएगा, विच इज 1 पॉइंट समथिंग, देयरफॉर T7 इज मैक्सिमम, चलेगा। कैलकुलेशन तुम घर पे कर सकते हो।